नमस्कार, द लीगल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार, दिल्ली जुडिशियल एकेडमी के पूर्व चेयरमैन श्री बीसी कौल जी। कौल साहब, आपका द लीगल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मेरा पहला सवाल है कि अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले गाजियाबाद में, साहिबाबाद में एक एटलस की फैक्ट्री थी। वहां पे करीब 700 से 800 कर्मचारियों को ले ऑफ कर दिया गया। जो कंपनी ने नोटिस जारी किया उसमें ये लिखा है कि कर्मचारियों को रोज वहां आके अटेंडेंस लगानी होगी। तो उस नोटिस में है ये कि अटेंडेंस रोज लगानी होगी, लेकिन हम, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम काम नहीं दे सकते, हम तनख्वाह नहीं दे सकते, इसलिए फैक्ट्री बंद है, लेकिन आपको अटेंडेंस रोज लगानी होगी। दूसरा मुद्दा आया सुप्रीम कोर्ट में। दिल्ली ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने ये प्ली दिया है कि भाई हम 2 महीने में या 3 महीने में कोई काम नहीं हुआ तो हम, जो गृह मंत्रालय का ऑर्डर है कि सबको तनख्वाह दी जाए अप्रैल की, हम वो नहीं दे सकते और इसमें कोर्ट हमारी मदद करे। सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर हम 12 जून को बात करेंगे, और तब तक कोई रोक लगाने से मना कर दिया और सरकार को यह भी निर्देश दिया कि ऐसे उद्योगों को जो तनख्वाह नहीं दे रहे उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाए। कौन साहब, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज टॉकिंग अबाउट सोशल जस्टिस। प्रेम्बल में है, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और एक मूवमेंट जो चली, जब लेबर हिस्ट्री आप देखते हैं, मैं तो स्टूडेंट रहा हूँ, 40 साल से रहा हूँ लेबर लॉ का, तो वो थी फ्रॉम लेसी फेयर टू वेलफेयर स्टेट। एक स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो ऐसे लॉ बनाए जिससे जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, वर्कर्स के लिए सोशल नेट्स हो, सोशल सिक्योरिटी हो। और यहाँ पे आप देखिए कहाँ पे एक डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जो है, यहाँ पे डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टेट को कितना मेहनत करना चाहिए, कितनी एफर्ट करनी चाहिए, कुछ ऐसे फंड्स करें क्रिएट जिसमें स्टेट और मैनेजमेंट आल्सो कंट्रीब्यूट करें, जो इस टाइप ऑफ सिचुएशन को डील कर सकें। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारे पास सिर्फ 6% to 7% ऑर्गेनाइज लेबर है। 94% जो हमारा है वो तो अनऑर्गेनाइज लेबर है। तो जब एक अनऑर्गेनाइज लेबर की बात करते हैं तो उनके पास कोई सिक्योरिटी तो होती नहीं, उनकी जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखते हैं कि मिनिमम वेजेस मिले उनको, मिनिमम वेजेस मिलती भी हैं कि नहीं मिलती, वी डू नॉट नो। अब एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में एक स्कीम जैसी बनी हुई है। देयर आर 3 सिचुएशंस। एक सिचुएशन ये है, एक एम्प्लॉयर जब एक अपनी फैक्ट्री को चला नहीं सकता, वो बंद कर सकता है, तो उसमें कंपनसेशन है, क्लोजर कंपनसेशन। लेकिन क्लोजर करने से पहले उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो ले ऑफ करे या रिट्रंच करें, और हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जो लॉ है वो है चैप्टर 5B ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। और चैप्टर 5B, जहां भी आपके 100 से ज़्यादा एक इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट वर्कर्स है, उसमें आपको परमिशन लेना पड़ता है। तो आप ले ऑफ या रिट्रंच नहीं कर सकते या क्लोजर नहीं कर सकते जब तक आप परमिशन नहीं लेंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से। अब ले ऑफ पीरियड में आपको 50% ऑफ द बेसिक वेज प्लस डियरनेस अलाउंस देना पड़ता है, वो कंपनसेशन है अंडर सेक्शन 25C ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। रिट्रंचमेंट के लिए आपको 25F, और अगर ये 100 से ज़्यादा है तो उसके चैप्टर 5B में एप्लीकेबल हो जाता है। सवाल ये है, मेरा एक बुनियादी सवाल ये है
कि भाई सरकार जब एक एम्प्लॉय को हेल्प नहीं कर सकती, इस पीरियड में उसको सपोर्ट नहीं कर सकती, हाउ कैन यू शिफ्ट योर बर्डन टू द एम्प्लॉयर? मतलब ये मेरा एक तथ्य है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी वेलफेयर स्टेट में स्टेट की है कि जब एक ऐसी समस्या आ जाती है, उसमें स्टेट की फर्स्ट ड्यूटी है, these employees have to be taken care of by the state. अब मैं ये क्वेश्चन को जानना नहीं चाहता कि कोर्ट में जो मैटर पेंडिंग है, क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भाई नहीं, एम्प्लॉयर आपको देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, ये इशू में मैं जानना नहीं चाहता। मेरा सवाल ये है, डोंट शिफ्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दीज आर मेजर्स विच ए वेलफेयर स्टेट हैज टू टेक। अब आप मुझे बताइए, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात कर रहे हैं, वी हैव अ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, उनका जो रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, उसमें जो सेस किया है हमने कलेक्ट अभी तक, वो हजारों करोड़ों में है, वो यूटिलाइज नहीं हुआ है आज तक। उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है जब वो एम्प्लॉय करते हैं, ये तो ड्यूटी है उनकी, रजिस्ट्रेशन करो, और जिनकी रजिस्ट्रेशन होती है वो जो सेस आपने कलेक्ट किया वो तो एम्प्लॉयज के लिए है। नहीं, लॉ बनाया आपने, लॉ की एनफोर्समेंट नहीं है, और पैसा इतना पड़ा है कि वो आप यूज फिर कर रहे हो उन चीजों के लिए जो चीजें जरूरत ही नहीं है वर्कर को। आप उसमें फ्रिज ले लो, फिर वो एयर कंडीशन ले लो, वो ले लो, ये ले लो, इसके लिए तो नहीं वो फंड क्रिएट किया गया था। इट वाज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, उनके लिए हाउसिंग, उनके लिए रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए ये फंड था, उनके सोशल सिक्योरिटी मेजर्स के लिए बनाया गया था। आप देखोगे इंडिया में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन 1990 तक सुप्रीम कोर्ट का रहा है लेबर लॉ को डेवलप करने के लिए। ये तो बहुत अच्छी एक हिस्ट्री आप देखेंगे, आप सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट का कितना इसमें कंट्रीब्यूशन रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1955 में, इफ यू डू नॉट पे मिनिमम वेज टू द वर्कर यू हैव नो राइट टू एग्जिस्ट। राइट टू कैरी ऑन बिजनेस डज नॉट मीन राइट टू एक्सप्लॉइट। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की बेनिफिट्स एमसीडी में नहीं अवेलेबल थी क्योंकि वहां नोटिफिकेशन नहीं इशू की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि लेबर कोर्ट बहुत अच्छा जज था, उसने कहा चलो जिन्होंने 3 साल मास्टर रोल एम्प्लॉय करा है उनको तो आप मैटरनिटी बेनिफिट दे दो और वो नोटिफिकेशन इशू करो ताकि दीज पीपल मास्टर रोल एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू दिस बेनिफिट। ये तो कंट्रीब्यूशन रहा है। इंटरनेशनल लॉ को आपने यूज करा डोमेस्टिक लॉ में लेबर लॉ को स्ट्रेंथन करने के लिए, लेकिन अब जो ये परिस्थिति आई है इसमें मैं समझता हूं सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डोंट शिफ्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डोंट make employer to do something which he cannot do. He can either pay retrenchment compensation, he can either pay layoff compensation, he can either pay closure compensation. How can you force a person? I do not know merits and demerits of the case, but question is, state cannot shirk its responsibility, first responsibility. Therefore, एक stage आ गई है। मैं तो कह रहा हूँ लेबर लॉस को दोबारा कोविड-19 की परिस्थिति को देख के इसको रिकास्ट करो। एक नया जो दुनिया बनने वाली है, एक नया जो वर्क कल्चर बनने वाला है, उसको रेस्पॉन्स के लिए नया लॉ, वो न्यू वे ऑफ लाइफ, न्यू सिक्योरिटी। लेकिन क्या आपको ये लगा कि जो परिस्थितियां जिस तरीके से लेबर लॉ को सस्पेंड करने की बात की थी 3 साल तक, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। You cannot take away the fundamental rights and the rights that have accrued to the labor. You cannot take away, मेरा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है, कोर्ट मस्ट सो मोटो टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, क्योंकि अभी तो स्टेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट के लिए भेज दिए हैं। मुझे लग रहा है जिस आप ये लॉ लाओगे फायर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वर्कर, आप 72 आवर्स का वीकली बना लो, 12 आवर्स का एवरी डे बना लो, और मिनिमम वेजेस में एम्प्लॉयर को कह दो कोई लॉ नहीं एप्लीकेबल है। ये कोई, इज दिस द स्टेट विच, इज दिस द, गांधी जी वांटेड वर्कर्स टू बी
accepted as partners not only in the production but also in sharing the profits. और उनका contribution देखेंगे आप, development of bonus, development of wage and dearness allowance. dearness allowance उन्होंने introduce करा है अहमदाबाद में, किस लिए? क्योंकि real wage protect करना चाहते थे. बोनस उन्होंने सपोर्ट किया है इसलिए क्योंकि दे मस्ट हैव शेयरिंग इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. और आज आप कह रहे हो न तो ये लॉ अप्लाई होगा न वो लॉ होगा, जंगल लॉ अप्लाई होगा. मेरे हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट परमिट एब्रोगेशन और सस्पेंशन ऑफ लेबर राइट्स को. आप ऐसे नहीं एब्रोगेट करो. आप फाउंडर मेंबर हो आईएलओ के, आपने आईएलओ के कन्वेंशंस को रेटिफाई किया हुआ है और ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन आप कभी नहीं आपको अलाउ ही नहीं किया जाएगा. एंड सुप्रीम कोर्ट हैज टू राइज टू द ओकेजन एंड इट हैज टू स्ट्राइक डाउन सच लॉस. यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये कहा है कि ये गलत हो रहा है और इस पे बातचीत करके आगे बढ़ा जाना चाहिए. बिल्कुल गलत हो रहा है और होना नहीं चाहिए. और मुझे लग रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सुप्रीम कोर्ट को ये कहने का कि एक वेलफेयर स्टेट में ये चीजें कंट्री टू द कॉन्स्टिट्यूशनल ईथॉस एंड वैल्यूज एंड द फंडामेंटल राइट्स एंड द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. क्या आपको ये लगता है कि जो लेबर लॉ को सस्पेंड किया जाएगा इसके पीछे कहीं न कहीं उद्योगों का ज्यादा दबाव है? क्योंकि ये माना जाता है कि डेवलपमेंट के लिए जब भी डेवलपमेंट की बात होती है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है तो सबसे पहले आदमी को इंडस्ट्री दिखाई देती है. ह्यूमन डेवलपमेंट और इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता. अब मुझे पता है प्रेशर वहां का है. If you want to attract FDI in this country by sacrificing the rights of the labor, I think this cannot happen and this should not be permitted because जो मल्टीनेशनल कंपनीज का डिमांड तो यही है कि आपके लेबर लॉज बड़े रिजिड हैं. आई डू नॉट सी एनी रिजिडिटी इन इंडियन लेबर लॉज. मेरे ख्याल में इंडियन लेबर लॉज बड़े प्रॉपरली वेल थॉट ऑफ हैं और इनको हमें कभी भी डाइल्यूट करने की और लेबर राइट्स को हम कभी डाइल्यूट करने की सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि दीज आर द पीपल हु आर द builders of the nation. These are the people who are the builders of the economy of a nation. If you look after the worker, he will contribute more and more. If you take away his rights, he will have no interest in helping the economic growth of this country. लेकिन एक बात ये भी कही जाती है कि जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जैसा मैंने बात कही तो उसमें हमेशा ये आता है कि लेबर लॉज जो है वो बहुत हैम्पर करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को. मैं तो स्टूडेंट रहा हूँ लेबर लॉ का, तो मैं तो एक मानता हूँ ये तो बिल्कुल रॉन्ग प्रीमाइस है, टोटल रॉन्ग प्रीमाइस है. अभी आपने कौन सा लेबर लॉ इतनी सोशल सिक्योरिटी दे दी वर्कर्स को कि आपको इतना ज्यादा इनरोड्स बनते हैं आपके प्रॉफिट्स पे और कैपिटल पे. आपकी वेजेस इतनी कंपेरेबल कर लीजिए आप किसी भी अच्छी. व्हाई आर पीपल गेटिंग इन्वेस्टिंग मनी हियर एंड you have outsourcing of the jobs in India because the labor is comparatively quite cheap in India. So therefore ये तो बिल्कुल गलत प्रीमाइज है कि हमारे लेबर लॉ उनको काम नहीं करने देते हैं. दोबारा you relook at labor laws, maybe you smoothen some difficulties जो आपकी टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होने चाहिए, लेकिन लेबर राइट्स को आप बिल्कुल नहीं अलाउ करने चाहिए. उनको डाइल्यूट करने की कोशिश भी अलाउ नहीं करनी चाहिए. और ये सबसे बड़ा चैलेंज एक सुप्रीम कोर्ट के पास चैलेंज आएगा और मुझे पता है ये चैलेंज जरूर आएगा. और सुप्रीम कोर्ट की उस टाइम द करेज विद विच दे विल डील विद दिस, दैट विल बी वन ऑफ द very very important chapters which will be read for long years as India's contribution, Supreme Court's contribution in the development of rights in this country. एक चीज आपने कही कि कुछ चेंजेस, क्या आप बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि कौन से ऐसे कानून है, चाहे वो मिनिमम वेजेस एक्ट हो, चाहे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो या यूनियन वाले जो दिया भाई यूनियन, कौन से ऐसे जहां पे थोड़ा बहुत ट्विकिंग या थोड़ा बहुत बदलाव करके उनको थोड़ा सा स्मूथन किया जा सकता है? ऐसे कुछ सुझाव. एक सरकार ने दोबारा कोशिश करी है. ये कोशिश बहुत दिनों से चल रही. देखिए एक टाइम पे लेबर मिनिस्ट्री जो थी
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स मानी जाती थी। जगजीवन राम जी वीवी गिरी हमारे लेबर मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने बहुत कोशिश करी एक ज़बरदस्त लेबर लॉ एडिफिस बनाने की, लेकिन नाकाम हुए क्योंकि यहाँ पोलिटिसाइजेशन ऑफ लेबर, क्योंकि आउटसाइडर्स इन ट्रेड यूनियंस है हमारा प्रोविजन ट्रेड यूनियंस एक्ट में, तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने ट्रेड यूनियन को कैप्चर तो किया ही है किसी तरीके से, इस तरीके से, उस तरीके से, और कोई ट्रेड यूनियंस का कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन अभी सरकार के पास 4 नए कोड्स बन रहे हैं, जिसमें एक सोशल सिक्योरिटी कोड, दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, दूसरा वेज कोड, और तीसरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कोड। उसको जो लोग काफी एक्सपर्टीज रखते हैं इस एरिया में, विद एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पैथी, सेंसिटिविटी एंड एक्सपर्टीज, उनको बिठाओ, उन चारों कोड्स को दोबारा रिकास्ट कर लो। उसमें जो भी आपको लगता है, उस एक्सपर्ट बॉडी को लगता है कि इसमें हाउ इसी गोल शुड बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद justice, social justice. You cannot have economic development at the cost of social justice, and you cannot have social justice at the cost of economic development. So you have to harmonize the two conflicting goals. How do you do it? You have never involved people who have all their life spent time in reading, writing, and मैं तो हर साल इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट का जो एनुअल सर्वे होता है लेबर मैनेजमेंट रिलेशन 1989 से लिख रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा मेरे को लगा दो उसमें, मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों को उसको अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको बिठाओ, और उनको अगर आपको आईएलओ का सपोर्ट मिलना चाहिए उनसे ले लो, एक्सपर्टीज उनसे ले लो, लेकिन इन कोड्स को मॉडर्न और न्यू चैलेंजेस के साथ देख लो, और आप देखोगे आप एक बहुत अच्छा फ्यूचर इंडिया के लिए इवॉल्व करोगे, जिसमें आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे लेबर लॉ रिजिड है। हमारे लेबर लॉ स्मूथन हो सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट टेक अवे द राइट्स ऑफ द लेबर विच हैव एक्रूड टू देम। इतनी बड़ी फाइट करने के बाद, सेंचुरीज की फाइट करने के बाद, अगर हम फिर दोबारा लेसी फेयर थ्योरी में जाना चाहेंगे, वी आर अगेन going back to the same exploitation, starvation of the workers जैसे हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। They have a right, and ILO has long back said labor is not a commodity. Poverty anywhere is a danger to the prosperity everywhere. So therefore we should not have the poverty in this country. We should have prosperity and economic development of all. And if we have that mantra with us, and we are giving good social nets to our workers, why should they not contribute to the best of our country? और हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए, अच्छे लॉज आने चाहिए, अच्छा इम्प्लीमेंटेशन लॉ का होना चाहिए, और वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम उसमें खत्म होना चाहिए। कितना हम टेक्नोलॉजी के साथ इसका एनफोर्समेंट कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है, और वो करना चाहिए। एंड if we are able to have a honest approach, एक अच्छी नज़र के साथ और अच्छे वैल्यूज़ के साथ और कॉन्स्टिट्यूशनल इथॉस के साथ, एक वर्कर और एक फैक्ट्री और एक एम्प्लॉयर, तीनों के राइट्स का हम हित रखें, और सोसाइटी का जो who is the ultimate consumer of the services and goods, if we are able to balance their rights, I am sure India is going to do a very good future. It has a very good future. आखिरी सवाल कौन सा, ये जो पूरा कोविड-19 वाला मामला हुआ, इसमें जिस तरीके से माइग्रेंट या जो लेबरर्स थे उनके साथ जिस तरीके का ट्रीटमेंट हुआ, जो उसको देखते हुए क्या आपको लगता है, जो आपने अभी बात कही कि एक सोशल जस्टिस, एक एम्पैथी के साथ, आई ओपनर है ये, एक आई ओपनर है कोविड-19 की जो स्थिति हुई, जो लेबर की इसमें डिफिकल्टीज आ गई और जो उनकी सफरिंग्स हुई, आई थिंक यू नो दिस शुड बी अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट एज टू एवरी डिसीजन। जो गांधी जी कह रहे थे, व्हेनेवर यू टेक अ डिसीजन कीप इन माइंड द लास्ट मैन,
is it going to benefit him or not? If your decision at the government level, at the state level, at any level, it must be keeping that last man in your mind, and in enforcement, in making law, in shaping the law. If you do that, I am sure this is an eye opener. आपने देखा, सारी दुनिया ने देखा इंडिया लेबर की क्या सफरिंग्स है, उनकी फैमिलीज क्या सफरिंग्स हैं. एक एम्पैथी की जरूरत है, एक होल हार्टेड, ओपन माइंडेड एंड ओपन हार्टेड अप्रोच की जरूरत है. एंड आई एम श्योर जिस दिन हम ये देखें कि हमें एक जेन्युइन लेबर फोर्स क्रिएट करना है जिसकी कमिटमेंट नेशन के साथ हो, we have to have a commitment to our workforce. We must work for their welfare. We must work for their upliftment, and I'm sure they will contribute to the prosperity of this nation. कौल साहब, लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ये थे श्री बीटी कौल, जिन्होंने बताया कि ये कोविड-19 को सरकार लेबर रिफॉर्म्स के तौर पे एक मौके के तौर पे इस्तेमाल कर सकती है, जिसमें कई सारी मजदूरों के लिए या जो कामगार, उनके लिए कई सारे मौके डेवलप किए जा सकते हैं. और ये जो मौके होंगे, जो नए कानून बनाएगी इससे, ये तीनों चीजों के लिए, इंडस्ट्री के लिए भी फायदेमंद होंगे, उस कामगार के लिए तो फायदेमंद होंगे, साथ साथ देश के विकास में भी काफी फायदेमंद रहेंगे. कौल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्लेटफॉर्म से बात करने. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.